नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए 2011 की जो क्वेश्चन पेपर आए थे टीजीटी के, इसको सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैंने इसके 69 का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो है एलटी ज्वाइन कर लिया है। और एलटी ज्वाइन करने की वजह से जो है मैं आपके लिए काफ़ी वीडियो की गैपिंग हो गई, मैं नहीं डाल पाई। लेकिन अब आपके लिए वीडियो कंटिन्यू रहेगा क्वेश्चन पेपर का भी, और इसके साथ साथ आपके जो वीडियो पर मैं मतलब बोर्ड पर पढ़ाती हूँ वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आज मैं आप सॉल्व करूँगी 70 क्वेश्चन से। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला है, सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग इन खान पान प्रबंधों में की जाती है। इसमें कह रहा है कि जो सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है, इनमें किस में से इनका उपयोग किया जाता है। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग देखिए, फास्ट फूड यूनिट में, कि एयर कैटरिंग में, कि रेस्टोरेंट में, कि औद्योगिक कैफेटेरिया में। देखिए, जो ऑप्शन इसका जाता है वो आपका सी होगा, औद्योगिक कैफेटेरिया। और इसमें आप हमें कमेंट में बॉक्स में लिख करके बताएंगे ये इसका आंसर सही है कि नहीं है। और इसके साथ साथ हमें ये भी आप बताओगे कि सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट में और इसमें डिटेल बताऊंगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताएंगे। देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, शोध प्रस्ताव लिखने के लिए सही अनुक्रम बताइए। देखिए, राइट सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग सिनॉप्सिस, यानी सिनॉप्सिस जो लिखते हैं, यानी रिसर्च करते समय सबसे पहले उसकी सिनॉप्सिस बनाते हैं। सिनॉप्सिस का मतलब होता है एक प्रारूप तैयार करते हैं कि हमें क्या कौन सा हमारा टॉपिक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्या रिव्यू हमारा रहेगा, यानी सारी चीज़ें उसमें हम डिटेल डालते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो सिनॉप्सिस में सबसे पहले इसमें स्टेप पूछा है कि सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन आता है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य आते हैं। फिर इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी हमने डाटा कहाँ कहाँ से हमने लिया है। फिर इसके बाद आता है कार्यप्रणाली में कौन कौन से हमने मेथोडोलॉजी यूज़ किया है डाटा को इकट्ठा करने के लिए। फिर इसके बाद आता है कि आंकड़ों का विश्लेषण, जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको एनालाइज करते हैं उसको। फिर उसके बाद लास्ट में रेफरेंस होता है, जिसको हम सूची कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमने डाटा जहाँ जहाँ से लिया है उसको यहाँ पर डालते हैं कि हमने कहाँ कहाँ से डाटा को इकट्ठा किया है। तो ये होता है हमारा 71 क्वेश्चन का आंसर जाता है ए। और इसका और भी डिटेल पढ़ना हो तो रिसर्च के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72 है कि यौनावस्था की बाधा में शामिल है, यानी जो एडोलसेंस की जो प्यूबर्टी स्टेज होती है, इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। देखिए, यौनावस्था की बाधा में शामिल होता है स्वयं की संकल्पना का विपरीत, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें जो आंसर जाएगा वो सभी होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अब व्यक्ति जो बच्चा होता है प्यूबर्टी एज में ये भी नहीं समझ पाता है कि हमारी मतलब कि अपने अपने भी सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या समाज हमें एक्सेप्ट करेगा क्या नहीं करेगा। ये सब चीज़ों पर क्या करता है वो विचार करता है। तो यानी स्वयं की संकल्पना का विपरीत हो जाता है ये। और मनोवैज्ञानिक बाधा आती है, और शारीरिक बाधा भी आती है, यानी उसकी फिजिकल मेंटल चेंजेस आने लगते हैं उसके शरीर में, जिससे ये जो है ये समस्याएं शामिल होता है और उसको निर्णय लेने में कठिनाई भी होती है। अब ये देखिए, उपयुक्त सभी, इसमें जो आंसर जाएगा वो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि जो है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। देखिए, जो प्रेशर कुकर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस और 15 LB। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस और 15 LB, ये इसका आंसर सही जाएगा। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट से आप इसको अंदाजा लगा सकेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब आता है आपका वर्षा की कमी से निम्न रोग हो जाते हैं। देखिए, वर्षा की कमी से फ्राइनोडर्मा नामक रोग हो जाता है। वर्षा की कमी से फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है। देखिए, यहाँ पर वर्षा की अधिकता से मोटापा होगा, इसकी अधिकता से डायबिटीज होगा। लेकिन देखिए, वर्षा की जो कमी होती है मुख्य रूप से वो हमारा फ्राइनोडर्मा नामक जो त्वचा संबंधी रोग हो जाता है वर्षा की कमी से। अब देखिए, आपका आता है सब्जियों में लाल तथा बैगनी रंग निम्न वर्णक के कारण, यानी हमारे जो सब्जियों में लाल और बैगनी रंग होते हैं वो किस कारण से जो है होते हैं। तो उसमें क्या पाया जाता है, एंथोसायनिन पाया जाता है, जिसके कारण से जो सब्जियों का रंग होता है लाल और बैगनी होता है। और जबकि जो फ्लेवंस होता है वो सफ़ेद रंग देता है। कैरोटीन, जो रंग गाजर का रंग पीला होता है वो कैरोटीन से होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो हरा रंग प्रदान करने का काम करता है। अब देखिए, आता है कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामानों का तथा साबुन खरीदने को क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर आपके घर के पास कोई दुकान हो और आसानी से आप सामान आपके पास मिल जा रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या, इसमें कौन सा उपयुक्त होगा,
कि सुविधाजनक सामान, सुविधाजनक गुड्स वस्तुएं हैं, दुकानदारी सामान, विशेषज्ञता सामान, ऊपर में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर एक कन्वीनियंस गुड है कि आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर आपके पास मिल जा रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन जाता है वो क्या होगा, वो ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बंधन का उपयोग किया जाता है। देखिए बंधन को हम क्या बोलते हैं, फास्टनर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्टनर्स बोलते हैं। अब देखिए फास्टनर क्या होते हैं, जैसे हम हुक लगाते हैं या बटन लगा देते हैं, चैन लगा देते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे फास्टनर्स होते हैं। अब इसमें क्या है कि बंधन का उपयोग किया जाता है किसमें, कपड़ों पर, मुहानों को सुरक्षित रखता है, हुक और आंखों पर उपयोग, यानी इसमें क्या पूछ रहा है, उपयोग किया जाता है। देखिए उपयोग तो हम कपड़ों पर करते हैं, भी सही बात है, और इसके साथ साथ मुहानों को सुरक्षित रखते हैं, यानी इसका जो किनारा होता है वो खुलता नहीं है। फिर इसके बाद आता है हुक और आँखों पर, यानी इसके हुक्स एंड आई लगाते हैं, और उपर्युक्त सभी, इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो सभी होगा। यानी इसका यूज पूछ रहा है कहाँ का, यानी कपड़ों पर यूज करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। हुक यानी जो हुक या बटन लगाते हैं हमारा फास्टनर का काम करता है। तो इसका जो ऑप्शन जाना चाहिए वो क्या है, डी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडियो विजुअल एड्स को एडगर डेल ने किसके अंतर्गत रखा है। देखिए एक्सपीरियंस ऑफ कौन भी इनके नाम से जानते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स हमने बताया भी है कि, और एक्सपीरियंस कौन यानी अनुभवों के नाम से जानते हैं, ये एडगर डेल ने दिया था, स्टेप बाय स्टेप इनके हैं, और मैंने इसको डायग्राम बना करके बताया भी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइसेम शुरू हुआ था, यानी ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है शुरू किया गया था 1979 में, याद रखना। ये देखिए यहाँ हिंदी भी है और इसकी इंग्लिश भी है, तो ये 1979 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि प्रतिचयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए सैंपलिंग कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेशन से लेते हैं सैंपलिंग। ये भी देखिए आपका रिसर्च क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कम्युनिटी, विचरण, परिशुद्धता और जनसंख्या, तो कोई भी डाटा को हम इकट्ठा कर, सबसे पहले हम पॉपुलेशन देते हैं, पॉपुलेशन में से हम डाटा को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने रिसर्च के अनुसार उसमें से जो सिलेक्ट करते हैं वो हमारी सैम्पलिंग होती है। तो सैम्पलिंग कहाँ से लेते हैं, सैंपल कहाँ से लेते हैं, पॉपुलेशन से लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन, टू प्लान यानी प्रारंभिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना कहलाता है। देखिए यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजी देखिएगा, टू प्लान डायरेक्शन ऑफ वर्क, टू प्लान ए डायरेक्शन ऑफ वर्क टू अचीव फैमिली गोल्स, यानी फैमिली गोल्स को प्राप्त करने के लिए डायरेक्शन है, यानी कार्य के डायरेक्शन है, कार्य की दिशा का क्या करना, प्लान। देखिए प्लान शब्द से आप अंदाजा लगा देना क्या कर रहा है, योजना बनाने की बात कर रहा है। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने की दिशा का खाका बनाना ही क्या कहलाता है, योजना बनाना या प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संक्रियन चार्ट या ऑपरेशन चार्ट। अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके एक्सटेंशन एजुकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पर, कि जो ऑपरेशन चार्ट होता है इसमें क्या करते हैं। तो एक प्रबंधक के कार्यों का नियमित रिकॉर्ड, संचार की एक प्रक्रिया है, सामग्री के संचालन के अभिलेख के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति है, या समूहों का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध बताता है, यानी जो भी काम हुआ है उसको चित्रवत रूप में वर्णन करता है। इसके साथ साथ ये कार्यों का क्या करते हैं, संबंध बताता है कि दोनों में रिलेशन क्या है। देखिए ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट, यही वही वर्क सिंप्लीफिकेशन का ही ये क्वेश्चन है आपका। वर्क सिंप्लीफिकेशन में ऑपरेशन चार्ट जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित क्वेश्चन आया है आपका, कि समूहों का चित्रवत वर्णन और कार्यों का संबंध बताने का काम ऑपरेशन चार्ट बताता है। ऑपरेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप करना। अब देखिए आपका आता है नेक्स्ट, खून के धब्बे किस प्रकार से दूर किए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि धब्बे के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए गर्म पानी का प्रयोग नहीं करते ठंडे, क्योंकि और वो जम जाता है। तो इसीलिए यहाँ खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए किस प्रकार से दूर होता है, तो ठंडा पानी, नमक और साबुन का प्रयोग करते हैं। ठंडा पानी, नमक और साबुन का प्रयोग करते हैं खून के धब्बे को छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्पेशलिटी डेकोरेटिव एजेस। देखिए डेकोरेटिव एजेस, एजेस का मतलब क्या होता है, एजेस का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, एजेस का मतलब ही होता है किनारा, यानी अब आपकी जो विशेष रूप से जो डेकोरेटिव एजेस ऑन फेल्ट, किस पर, फेल्ट पर। अंग्रेजी इसकी हिंदी ना समझना, इसकी अंग्रेजी देखा करिए। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर, देखिए यहाँ पर है, इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव एजेस ऑन फेल्ट।
फेल्ट पर करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सजावट करने के लिए कढ़ाई कैंची नहीं होती है, लाइट ट्रिमर्स नहीं होता है, कतरन यानी सीयर्स नहीं होता है, अत्यधिक कतरन यानी देखिए सीजर्स के यहाँ पर कतरन शब्द यूज किया गया है कैंची के, सीयर्स। देखिए जो सीजर्स होता है पिंकिंग सीजर्स होता है, जिससे इस तरह से नुकीले नुकीले उसमें बने होते हैं जो कपड़े पर किनारे किनारे डिज़ाइन सा बना देते हैं और उसको किनारे निकलने नहीं देते हैं, तो ये होता है पिंकिंग सीयर्स का काम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया क्या करा। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले जब मैं सीरीज करा रही थी उसमें मैंने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस तीनों बताया था। जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और क्या होता है, जब ग्लूकोज हमारा होता है और ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जब यानी हमें काम होता है फिर यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है तो उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और जब ये दोनों खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम करते हैं, प्रोटीन देने का काम करता है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोनियोलाइसिस। क्या है, नियोलाइसिस होता है वो। तो ये याद रखना है आप कि जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलता है क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया है सीरीज में, आप जाकर के देख लीजिएगा, इसमें ग्लूकोज ग्लाइकोजन के बारे में बहुत डिटेल पढ़ाया है मैंने। अब आता है पॉलीसैकेराइड में निम्न शर्करा आती है। देखिए पॉलीसैकेराइड, देखिए 3 प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड जिसमें आपका GFG यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आते हैं। और मोनोसैकेराइड में सुक्रोज, SML याद करना, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आते हैं। और पॉलीसैकेराइड में जो होता है इसमें हमारे स्टार्च भी आते हैं, पैक्टिन भी, ग्लाइकोजन भी। और यानी इसमें जो होते हैं स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन, ये सारे क्या हैं, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत आसान भी है। और एक क्वेश्चन आपका है कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा के एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य ही रहता है ये क्वेश्चन आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार आपको बताती हूँ इसको। देखिए इसमें कह रहा है कि 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। देखिए 1 ग्राम प्रोटीन कितने ऊर्जा देता है, 4 देता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी देता है। और 1 ग्राम फैट कितना देता है, 9 किलो कैलोरी देता है। अब देखिए यहाँ पर उसी को जो मल्टीप्लाई कर दे गया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है इसको आप जोड़ दीजिए, यही का क्या मिल जाएगा, ये हमें टोटल ऊर्जा की मिल जाएगा। देखिए 20 ग्राम प्रोटीन है तो 20 गुणे 4 कर दीजिए, 20 चौक 80 आ जाएगा। 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो 4 देता है हमें 1 ग्राम में, तो 60 में कितना देगा, 60 गुणे 4 कर दीजिएगा 240। और 10 ग्राम में 10 गुणे 9 यानी 10 9 90, टोटल जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 410 किलो कैलोरी की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी इतने 20 ग्राम प्रोटीन से, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10 ग्राम वसा से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका अवश्य आता है। बस याद रखना 4 4 9 यानी वसा से 9 और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिक्षण सहायता किसके अनुसार चयनित की जाती है। देखिए जो टीचिंग एड्स होते हैं, क्या देखिए यहाँ पर टीचिंग एड्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू, जो टीचिंग एड्स होता है किसके कैसे चुना जाता है, तो देखिए एज के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, अनुभव के अनुसार, मेंटल एबिलिटी के अनुसार और यानी इन सबको ध्यान में रख करके टीचिंग एड्स का हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, जिससे कि जिसके लिए हम बनाएं उसको सारी बातें समझ में आए और वो आसानी से कर सके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा, सभी होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्षार के गर्म और शांत घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाते हैं। तो ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में 89 का उत्तर क्या होगा, कि घुल जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि फूल जाएंगे। तो हमने आपको पढ़ाया था कि क्षार के गर्म एवं सांद्र घोल यानी गाढ़ा घोल का ऊन और सिल्क के तंतु पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके आप बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलियो निम्न रोग के लक्षण हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको, ये आपके नेट के पैटर्न में मैंने पढ़ा है, लेकिन आपके देखिए क्वेश्चन कहाँ पर आ रहा है, TGT में आ रहा है। तो प्लीज़ ये मत देखा करिए कि ये नेट का सिलेबस है, ये आपका
टीजीटी के सिलेबस में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। तो ये देखिए स्टेप में आपने पढ़ाया था पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया क्या चीज़ है, ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। किसके हैं? शुगर मरीज के लिए पॉलीडिप्सिया यानी अधिक प्यास लगता है, भूख लगती, पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया मतलब बार बार बाथरूम होता है, यूरिन पेशाब होता है, तो ये इसके लक्षण है, किसके? डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल गया टीजीटी के क्वेश्चन पेपर में। तो प्लीज़ आप डिटेल पढ़ा करिए। अब आता है कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्तु पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है। देखिए ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, अभी परिसज्जा में सीरीज जो मैं करा रही थी वहाँ भी इसको मैंने सॉल्व कराया था। तो जितने मैंने सीरीज पढ़ाया है, चाहे वो जो नेट का पैटर्न पर, वहाँ पर आपको टीजीटी के में बहुत ही हेल्प मिलेगी। प्लीज़ आप सीरीज जरूर देखिए, क्योंकि सीरीज में मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है, चैप्टर वाइज कवर किया है, और भी मैं ऐसे ही उसमें और भी बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर जो होगा, कपड़ों की लंबाई और चौड़ाई की वांछित दिशा में लाने के लिए क्या होता है? टेंटरिंग की क्रिया की जाती है। क्या होती है? टेंटरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। ये भी मैंने अभी आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। तो 80 से 100 mg पर 100 ml होता है ग्लूकोज की मात्रा, किसमें? 100 ग्राम मानव के रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शरीर के तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा ह्रास होती है। देखिए ये भी मैंने सॉल्व कराया है क्वेश्चन। तो देखिए 1 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। कितना? 7% ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है कम, अधिक, अत्यधिक, सामान्य। देखिए हिमेटिक कोमा मतलब कि हमारे मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, ये हमारे लीवर पर इसका प्रभाव डालता है हिपैटिक। और ये जो प्रोटीन की मात्रा होती है इस पर कम देते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, हमारे जो लीवर होता है, लीवर पर प्रभाव पड़ता है, और लीवर ज़्यादा इसको मेहनत करनी पड़ेगी इसको पचाने के लिए, इसीलिए हिपैटिक कोमा में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कम दी जाती है। अब आता है क्वेश्चन, किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई है। यानी देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 3 डायमेंशनल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। 3 डायमेंशनल ऑफ ऑब्जेक्ट या 3 डायमेंशनल रिकॉग्नाइजेबल इमिटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मॉडल्स, स्पेसिमेंस, ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें क्या होगा, ये तीनों सही होगा, मॉडल्स, ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेंस। अब आते हैं हमारी कोशिकाओं में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो है 70% हमारे शरीर में कुल कितना जल होता है तरल रूप में, जो कोशिकाओं में रहता है वो 70% जल जो हमारे शरीर में पाया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक को डिटेल पढ़े रहेंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से दे सकते हो, चाहे वो इजी वे में वो पूछा जाए, चाहे वो टफ वे में पूछा जाए। तो प्लीज़ इसीलिए मैं कहती हूँ आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज कवर करिए सिलेबस को देखते हुए। ये मत देखिए कि मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ, इतने घंटे का कवर नहीं होता है कि आप उतने घंटे में, उतने मिनट में आपने कितना टॉपिक कवर किया। और इसके साथ साथ डेली का डेली आप रिवीजन भी करिए, तब आपको क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे और आप जो है फिर आप सफलता के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब आता है विटामिन B3। देखिए B3 राइबोफ्लोविन, इसका नाम पूछ रहा है कि विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है। राइबोफ्लोविन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, नियासिन। नियासिन होता है जो BT3 कहते हैं, जिसको निकोटिनिक एसिड भी के नाम से जानते हैं, और इसकी बीमारी से जिसको 3D के नाम से भी जानते हैं, 3D बीमारी, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और 4D यानी 3D और 4D भी कहते हैं, और लास्ट में डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको 4D या 3D के नाम से भी जानते हैं। तो B3 का जो नाम है रासायनिक क्या है, नियासिन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मेरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। देखिए मेरास्मस और क्वाशरकोर, जो क्वाशरकोर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मेरास्मस होता है प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो इस बातों को आप ध्यान रखना, प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है, मेरास्मस नामक रोग होता है, और केवल प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से केवल क्वाशरकोर होता है। अब आता है सोयाबीन में न्यून प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए सोयाबीन में जो प्रोटीन पाई जाती है क्या होती है, वो ग्लाइसिन नाम की प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, ग्लाइसिन नाम की प्रोटीन हो जाती है, जो पूर्ण प्रोटीन होती है, और लगभग जो सोयाबीन में होता है पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 43%, 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 43% हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए, और न कुछ क्वेश्चन और भी हैं, आपके चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है आपका, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। देखिए निर्णय लेने की जो सही प्रक्रिया है, इसमें देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है, टेक डिसीजन, स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो इसका जो आंसर होगा, समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनाव करना, वैकल्पिक समाधान के प्रयास करना, निर्णय के लिए जो है जिम्मेदार लेना। सबसे पहले क्या होता है इसमें, टू एक्सप्लेन
क्या द डिसीजन, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या समस्या है, उसकी समस्या की सबसे पहले क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर उसके बाद आता है चूज द एंड अल्टरनेटिव्स, यानी उसके जो अल्टरनेटिव होते हैं उससे संबंधित जो विकल्प होगा उसको क्या करते हैं, उसको चुनाव करेंगे, विकल्प को चुनते हैं। फिर इसके बाद आता है कि इसमें वैकल्पिक जो समाधान का प्रयास करेंगे, यानी इसमें से देखिए ये जो पहला होगा आपका समस्या की व्याख्या करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है कि वैकल्पिक समाधान का प्रयास करेंगे। आप उसमें वैकल्पिक को लेंगे, उसमें से उठाएंगे कौन कौन से वैकल्पिक इसके इलाज हैं, चुनाव हैं। फिर उसके बाद उसमें से जो वैकल्पिक है उसमें से क्या करेंगे, उसमें से उसको लेंगे, आपका विकल्प का चुनाव करेंगे। फिर इसके बाद आता है कि इसमें नेक्स्ट आता है कि इसमें नए टॉपिक में देखिए इसमें क्या होता है कि वैकल्पिक समाधान का सबसे पहले क्या, इसमें देखिए समस्या की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि वैकल्पिक समाधान क्या नहीं, इसमें से हम चुनेंगे कि ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। उसमें 4 विकल्प लेते हैं। अब 4 विकल्प पे क्या करते हैं, विचार करेंगे कि इसमें से हमें कौन सा चुनाव करना है। तो पहले विचार करेंगे, विचार करने के बाद उसमें से क्या करेंगे, एक सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में उसी पर हम कार्रवाई करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। तो निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी लेना, फिर लास्ट में हम जिम्मेदार लेते हैं। सबसे पहले हम समस्या होती है, समस्या संबंधित विकल्प लेते हैं, विकल्प पर विचार करते हैं और विकल्प पर विचार करने के बाद चुनते हैं, लास्ट में जिम्मेदारी लेते हैं। अब आता है क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या बताइए। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एड कैश के नाम से था आपका, एड कैश, जिसके नाम से देखिए यहाँ से आपके देखिए एड कैश में है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कॉन्विक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। तो ये आपके 4 स्टेप होते हैं, जिसका ऑप्शन जाएगा वो ए होगा, 101 का ए। नेक्स्ट आपका आता है निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा होता है। देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन मुझे लग रहा था, यदि आपको इसका आंसर मिलता होगा कि हमारे पास इसकी आंसर की अब नहीं है तो प्लीज़ आप हमें दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो खाद्य वर्ग है मुख्य रूप से आपके फल सब्जियाँ भी खाद्य वर्ग में आते हैं, मोटे अनाज भी आते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर लग रहा है घी और तेल हो सकता है। लेकिन यदि आपको इसका आंसर मिलेगी प्लीज़ हमें आप इसका उत्तर दीजिएगा कि 102 का क्या इसमें से कौन सा सही होगा। लेकिन इसमें जो है लगभग सारे ग्रुप मुख्य रूप से हैं, फल सब्जियों ग्रुप अलग होता है, अनाज का ग्रुप अलग होता है, घी और तेल का भी होता है, और अंडे और मांस की 2 कैटेगरी होती है, इसमें वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल में आते हैं। जैसे अंडा और किसी कैटेगरी में जो है अंडा को अलग कर दिया है, किसी फूड ग्रुप में दूध को अलग कर, मतलब दूध में ही अंडे वाले अलग और मांस वाले को अलग कर दिया है। तो आप यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मुख्य खाद्य वर्ग है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है। देखिए मूल्यांकन साधन क्या करता है, मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, मूल्यांकन विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कि हमारा जो कार्यक्रम करा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं कि और क्या, और इससे क्या है, हमें अपने को जानने का मौका मिलता है और हमें परखने का मौका मिलता है। यानी परखने के लिए हम विश्वसनीयता को प्राप्त करने के लिए जो है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन एक साधन के रूप में उपयोग में लाते हैं। अब आता है कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है। देखिए कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है कि कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना, यानी हमें टू एनहेंस द एफिशिएंसी, यानी हमें वर्किंग कैपेसिटी को अपने क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसीलिए कार्य सरलीकरण का उपयोग में लाया जाता है। अब इसमें आदत को बदलना नहीं होता, साधनों का प्रयोग करना, कार्यमूलक स्थान का संरक्षण, यानी इसमें से जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो क्या है, डी है। अब समय प्रबंधन का एक यंत्र है वर्क कर्व, ये भी मैंने पढ़ाया है टाइम मैनेजमेंट में, वहाँ भी जाकर के इसको डिटेल देखिएगा, इसका भी आप डिटेल देखिएगा, सब मैंने वहाँ पर बताया है। अब आता है बीए गृह विज्ञान की 100 छात्राओं द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, यानी AM निकालते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका आता है कि किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं। देखिए जो पहले से हो चुके हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आपके रिसर्च से आ गए हैं, कॉमन क्वेश्चन, सैम्पलिंग से, डाटा कलेक्शन के, और कैसे सिनॉप्सिस लिखा जाता है, सारी चीज़ें आपके आ गए हैं। तो प्लीज़ आप शोध भी पढ़ते चलिए। तो किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सारी चीज़ें हुई रहती हैं और उसको वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ये टॉपिक वो टॉपिक। तो यहाँ पर किसी भी अध्ययन से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को क्या कहते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं। देखिए यहाँ तक मुझे क्वेश्चन मिला है, और इससे जो और भी 108 से जो क्वेश्चन है वो हमारे पास, वो पेज जो है देखिए यहाँ पर फट गया है और मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। यदि मिल जाएगा तो हम जो है आप
उसको भी कराएंगे। और अभी आप इतना तक ही कवर करिए। और मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगभग जो टॉपिक यहाँ पर कवर हुए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, पहले आप उस टॉपिक को आप तैयार करिए अपने, उसके बाद और टॉपिक को टच करिए। इससे क्या होगा कि ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं यही आपको सजेशन देती हूँ कि आपको टॉपिक देखिए कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठ रहे हैं, और वही टॉपिक जो है आप सबसे पहले अपना पूरा करने की कोशिश करिए। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इतना सपोर्ट देने के लिए, इतना हमें जो है आगे लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।